नमस्कार जी। आज 14 अगस्त का दिन हम अखंड भारत दिवस के रूप में इसका स्मरण करते हैं। 14 अगस्त के दिन ही 1947 में हमारी प्रिय मातृभूमि को दुर्भाग्य से खंडित कर दिया गया था। आज यदि हम इसको याद करते रहें हर साल, तो हमारे मन में ये विश्वास जो है और सुदृढ़ होता जाएगा, ये भावना और ज़्यादा है पक्की होती जाएगी कि एक न एक दिन हम वापस से अखंड होंगे। ये होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जो भूमि हमारे से छीन ली गई थी, वो भूमि को हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त से संचित किया था। बहुत ही अधिक बलिदान दिए गए थे। यदि उन बलिदानों की हम चर्चा करें, तो आज हमारे जो धमनियों में खून का प्रवाह जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि क्या कारण हो गया कि जिसकी रक्षा के लिए, जिसको पल्लवित करते हुए, जिसको संचित करते हुए उन्होंने इतने बलिदान देते हुए वो भूमि हमारे लिए उन्होंने जो वहाँ रखी थी, हमारे पैतृक जो है उसकी एक संपदा के रूप में, हमारी संस्कृति के रूप में, वो भूमि हमसे छीन ली गई। ये बात इसके थोड़ा सा, क्योंकि भूगोल और इतिहास दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, तो यदि थोड़ा पीछे हमको जाना पड़ेगा कि उससे जो ये 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, ये केवल एक दिन की बात नहीं थी। इसमें कई बरसों, कई सदियों का जो है इतिहास जुड़ा हुआ है। और कई बार लगता है कि उससे 200 साल पहले का जो इतिहास है, अगर वो ना हुआ होता, तो क्या ये जो हमारे से इतना बड़ा भूभाग, ये पश्चिम में जो आज पाकिस्तान है, पूर्व में जो आज बांग्लादेश है, और जिसको पूर्वी बंगाल उस वक़्त कहा जाता था, पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान, वो छीन लिया गया। तो इसके पीछे एक इतिहास है। तो थोड़ा उसका आज के दिन पे ही हमको ये चर्चा करना जो है वो बहुत सही है। और हमारा जो भारत की जो हमारी संस्कृति है, वो वेदों से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी है। उस वेदों से ही हमारा जो है वो ज्ञान, वेदों से ही हमारी जो है धर्म, वेदों से ही हमारे जो और संस्कृति का जो है वो उत्पन्न वहाँ से शुरू होता है। वेदों में एक नदी का उल्लेख आता है, उसको वक्षु नदी के नाम से उन्होंने वहाँ पर लिखा है। वक्षु जो है वो आज का अमू दरिया है, जो अफगानिस्तान के उत्तर में पामीर पर्वतों से निकल करके ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान से तुर्कमेनिस्तान और फिर अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो क्षेत्रों से निकलता है, इसको वेदों में कहा गया वक्षु। बाद में जब ग्रीक्स का आना शुरू हुआ, तो उन्होंने इनको अपने ग्रंथों में ऑक्सस के नाम से उन्होंने लिखा है। तो वेदों में इसका उल्लेख है। तो और दूसरा सप्त सिंधु। सप्त सिंधु जो थे वो 7 हमारी महान नदियां, जिसमें सिंधु है जो आज की झेलम है, जिसको वितस्ता कहा जाता था। उसके बाद में जो आज चेनाब जिसको कहा जाता है, चंद्रभागा कहा जाता था। जो आज हमारी रावी है, जिसको एरावती कहा जाता था। जो आज का सतलुज है, उसको शतद्रु कहा जाता था। जो आज का ब्यास है, उसको विपाशा कहा जाता था। और फिर उस वक़्त सरस्वती भी थी, जो आज हमें कई साल तक जो है वो यहाँ पे जो अंग्रेज इतिहासकार जो हैं, वो मूर्ख बनाते रहे कि नहीं, एक आपकी ये जो सरस्वती है, ये आपकी ख्याली नदी है, ये आपकी इमेजिनेशन है। लेकिन अब तो वो जो इस वक़्त के जो भूवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस बात को साबित किया है कि सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ था, उसका भाव कहाँ से था, और फिर पश्चिम महासागर में जाकर के मिलती कहाँ से थी। तो ये सप्त सिंधु जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के ऊपर वक्षु तक का जो भी क्षेत्र है, ये हमारे से धीरे धीरे करके किस प्रकार से कट गया, तो उसके ऊपर एक नज़र डालने की आवश्यकता है। जब ग्रीक्स का भारत में आना शुरू हुआ, इसी क्षेत्र में वो आए, सिकंदर आए, अलेक्जेंडर ईसा से 300 साल पूर्व पूर्व आया।
तो उसको जवाब भी इसी धरती से महाराज पुरु ने दिया था। वो अगर वो सिकंदर जो मेसोपोटामिया से चलता है, इजिप्ट को विजय करता है, वो मैसेडोनिया से चलता है, इजिप्ट को विजय करता है, इजिप्ट विजय करने के बाद में वो मेसोपोटामिया भी विजय करता है, वो ईरान भी विजय करता है और भारत में आकर के वो वापस जाता है यहाँ से। तो उसके पीछे जो हमारे उस वक़्त के जो पराक्रमी हमारे राजा थे, सम्राट पुरु, ये उनका बहुत बड़ा उसमें उनका साहस था कि उन्होंने उसको वहाँ से वापस भिजवा दिया। अब तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोध भी हो रहा है कि वाकई में क्या सिकंदर ने राजा पुरु को परास्त किया था क्या। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर शोध कार्य भी चल रहा है, लेकिन ये बात तो भी तय है, जो ग्रीक इतिहासकारों ने भी माना, कि उसके आगे जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तो ये क्षेत्र जो है, ये जिसमें गांधार का क्षेत्र आता है, किसी समय पे ऊपर का जो उत्तर का क्षेत्र है उसको कपिसा भी कहा जाता था, और इन्होंने उसको जो है ग्रीक्स ने अपने अलग अलग नामों से उसको जो है पुकारा। तो ग्रीक्स जब यहाँ आए थे तो सिकंदर चला गया वापस, उसके बाद उसका सेनापति था सेल्यूकस। सेल्यूकस को उस वक़्त चंद्रगुप्त मौर्य ने बुरी तरह से परास्त किया था और उसको अपनी बेटी का विवाह, हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त के साथ करना पड़ा। लेकिन जो ग्रीक्स थे अधिकांश रूप से वो यहाँ पर बस गए। लेकिन जितनी महान हमारी संस्कृति रही है, कि जो जिसमें सर्व समावेशी संस्कृति है, जिसमें हम शुरू से विचार वसुदेव कुटुंबकम का रहा, जिसमें हमेशा से हमने सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामयः इस मंत्र को का ही हमने जाप किया, तो उनका ग्रीक्स का समावेश यहाँ हो गया। और भी वक्षु नदी के पार से कई और लोग भी आते रहे, ये जो शक भी आए थे, हूण भी आए थे। हालांकि उनका उसमें जो धर्म है, वो धर्म भी जो है वो वैदिक को मानने वाले थे। और क्योंकि कई जगह पे ऐसा है कि उनका शैमनिज्म है या टेंगरिज्म है, जो तुर्क मानते थे उस समय, वो सारे भी जो है बहुत ज्यादा सनातन के नजदीक थे। ये सबका समावेश यहाँ पर होता रहा। तो ये धरती को कभी भी हमसे काटने का दुस्साहस किसी ने किया नहीं, क्योंकि जो आया उसको इस धरती ने एक जो पुत्र के रूप में जो है बाद में अपना स्वीकार कर लिया। शुरू में हो सकता है कि कुछ प्रजातियां आक्रमणकारी के रूप में भी आई होंगी, लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने पहले जो इनके 4 खलीफा थे, जिनको रशीदुन खिलाफत कहते हैं, जिसमें अबू बकर था, उमर था, उस्मान था, बाद में अली था। ये 632 के बाद में खिलाफत शुरू हुई तो बहुत अधिक इनका कोई अरब में राज नहीं रहा। उसके बाद में उनके यहाँ पर एक वंश शुरू हुआ था, उसको उमैयद डायनेस्टी कहते हैं। उमैयद जो थे उन्होंने एक इस प्रकार की योजना बनाई थी, विस्तारवादी योजना थी उनकी, कि हमने पूर्व में भी फैलना है, पश्चिम में भी फैलना है, जिनको उन्होंने जिहादे मशरक और जिहादे मगरब के नाम से जो है वो संबोधित उन्होंने किया कि दोनों दिशाओं में हमने जिहाद करना है। ससानिद जो ईरानी थे और बैजेंटाइन जो उस समय ग्रीक्स थे, ये आपस में लड़ कर थक चुके थे। इनकी थकावट का जो लाभ उठाया अरबों ने, और उन्होंने जो क्षेत्रों पे इनका आधिपत्य था वहां जाकर के कब्जा कर लिया। फिर वो जब पर्शिया में आए, जो अरब थे, तो पर्शिया जैसे मैंने बताया बहुत थक गया था। 20-22 साल उनको लगे पूरे पर्शिया का धर्मांतरण करने में। पूरे पर्शिया को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। फिर उन्होंने रुख किया उधर से जो पूर्व उत्तर की तौर से, जिसको आज का हम अफगानिस्तान कहते हैं, उस समय का गांधार था। गांधार की तरफ उन्होंने वो रुख किया। अब एक इसमें हमारे इतिहास के साथ में बहुत बड़ी जुड़ी हुई बात आती है। एक उस वक़्त के तुर्की क्षेत्रों में एक जगह थी, उसको तलस कहते थे, तलास। इतिहास में एक उल्लेख आता है बैटल ऑफ तलास का। हमारे से इसका क्या कनेक्शन है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वो जो बैटल हुई अरबों और चीनियों के बीच में हुई थी। जो लोकल तुर्क थे उन्होंने चीनियों का साथ दिया था, और ये चीनी और तुर्की जो मिश्रित सेना थी ये जीत रही थी। ऐसा हो रहा था कि रात्रि के समय ये बात चीनी जो है शिविर में फैल गई कि अगले दिन जो अरब वो अपना
आत्मसमर्पण करने वाले हैं। लेकिन जिसका एक सिद्धांत है, जिसको इस्लाम में अल तकिया कहा जाता है, उस सिद्धांत को यूज करते हुए तुर्कों को ये अरब कमांडरों ने रात को अपने कैंपों में बुला करके ये बात उनके दिमाग में डाल दी, देखो हम जो है यहाँ से वापस चले जाएंगे, लेकिन चीनी जो हैं वो यहाँ आए हैं, वो यहीं रुकेंगे और तुमको उनका दासत्व जो है वो स्वीकार करना पड़ेगा, तो अब तुम सोचो क्या करना। तो अगले दिन ये हुआ कि चीन की जो सेना थी वो बीच में थी, दोनों फ्लैंक्स के ऊपर जो कैवेलरी थी वो तुर्कों की थी, लेकिन चीनी कमांडर देखता है हुआ क्या, ये तो सामने आक्रमण करने की जगह तो इन्होंने चीनियों के ऊपर पीछे से हमला कर दिया। तो उसमें जीता हुआ चीन परास्त हो गया, और वो दिन इतिहास का एक ऐसा वाटरशेड दिन है जिसके कारण से ही भारत का इस्लामीकरण हुआ। ये बात जो है 752 जो है सीई की है, क्योंकि उसके बाद से अरबों ने अल तकिया को ही इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे करके तुर्कों का धर्मांतरण करना शुरू कर दिया। उनका मजहब, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, धर्म का अर्थ ना तो रिलीजन है ना मजहब है। तो हमारा जो धर्म है वो सत्य है, वो उन्होंने अपने मजहबी तरीके से उनका मजहब जो है वो बदला, और धीरे धीरे करके ये कोई करीबन 100-150 साल में जो वक्शु नदी के उत्तर में तुर्कों के क्षेत्र थे, जो आज जो समरकंद मेन था उसमें जो क्षेत्र में, आज हम उनको आज के राजकीय हम अगर उसको देखेंगे स्टेट्स के रूप में, तो उनमें उज्बेकिस्तान है, उसमें कजाकिस्तान है, उसमें किर्गिजिया है, ये सारे क्षेत्र मिश्रित थे। वहां से फिर धीरे धीरे करके जो गांधार हमारी सभ्यता का, जिसको हम कह सकते हैं कि एक किस्म का क्रेडल था, उसके ऊपर उन्होंने धीरे धीरे करके इन इस्लामी धर्मावलंबी जो तुर्क थे उन्होंने हमला करना शुरू किया। 300 साल तक वहां पर जो हमारे जांबाज, हमारे बहादुर वहां के जो राजा थे, खुकरैन वंश के राजा थे, हिंदू शाही उनको वंश कहा जाता है, उन्होंने उनके पैर वहां टिकने नहीं दिए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हर युग में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई जयचंद, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस प्रकार का जो है वो धोखा देने वाला पैदा होता है। तो धीरे धीरे करके वहां पर तुर्कों ने अपनी सत्ता जमा ली, जो आज का अफगानिस्तान है। और वहां पर गांधार में उनकी सत्ता जब उन्होंने जमाई, तो गजनविद जो एक अपना इनका एक डायनेस्टी थी वो वहां आ गया। इसके साथ साथ इससे पहले जब उमैयद डायनेस्टी ने यहाँ तुर्कों की तरफ अपना रुख किया था, तो पश्चिम की तरफ वो यूरोप में गए थे। तो उनका एक कमांडर था तारिक बिन जायद, जो स्पेन के ऊपर उसने 713 ईस्वी में उसने हमला किया था। उसको जिब्राल्टर करके एक जगह है, वहां से उन्होंने किया और आधे स्पेन पे वो कब्जा कर लिया बाद में उन्होंने। और 712 ईस्वी में भारत के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में हमला किया राजा दाहिर पे। इससे पहले ये उमैयद कम से कम 20-25 साल तक भारत के ऊपर आक्रमण करते रहे थे, लेकिन भारतीयों ने उनको हमेशा खदेड़ा, वहां से खदेड़ दिया। और वो गलतियां ही की जो बाद में भी करते रहे कि खदेड़ने के बाद में घर में जाकर घुसे नहीं, और केवल इतना था समाधान कि ये आक्रमणकारी आया है, इसको हमने खदेड़ दिया। यदि घर में वापस घुस गए होते, बगदाद तक चले गए होते, तो कोई मजाल नहीं थी कि कोई मोहम्मद बिन कासिम बाद में भारत पे आके हमला करता। वो 712 में आया तो उसने यहाँ पे जो हमारे राजा दाहिर थे उनको परास्त किया, उनकी बेटियों को यहाँ से उठाकर ले गए और दमास्कस में खलीफा को जो है जाकर के उनको एक तोहफे के रूप में भेंट किया गया। 712 से लेकर के गजनवी जब आया भारत में, लगभग एक या दो 300 साल तक का इतिहास जो ये गोरे इतिहासकार और उसके बाद में मानसिक गोरे जो इतिहासकार हैं, उन्होंने उसके ऊपर कभी कोई बात जो है उसकी चर्चा नहीं करवाई कि 300 साल तक हमने अपनी रक्षा कैसे की, हमने किस प्रकार से
उमैयद डायनेस्टी, उसके बाद में उमैयद डायनेस्टी जो 750 से लेकर के करीबन 1250 तक जो अब्बासिद डायनेस्टी थी, उनको हमने कैसे यहाँ घुसने नहीं दिया? हमने कैसे तुर्कों को 1000 जो है वो 750 ईस्वी में वो अफगानिस्तान में आ गए थे, लेकिन 250 साल तक हमने उनको खैबर दर्रा जो है क्रॉस नहीं करने दिया। तो हमने क्यों नहीं, हमारे इतिहासकार जो है, हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकों में बप्पा रावल के ऊपर चर्चा होती कि इस प्रकार के बड़े वीर थे जिन्होंने अरबों को जो है ईरान के बॉर्डर के आगे तक धकेला था, और उसी तरह से उसी जो है कालखंड में कश्मीर में 8वीं शताब्दी में लगभग 710-15 के बाद में से महाराजा ललितादित्य का वहां राज्य था। महाराजा ललितादित्य ने न केवल कश्मीर की सीमाओं को तुर्कों से बचाया, उन्होंने वो काम किया कि जो काम हमें उसके बाद में करते रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मुझे अगर अपने राज्य की या मेरे को भारत के बाकी प्रांतों की रक्षा करनी है तो मुझे इनके पीछे जाकर के घुस के मुझे मार। वो वहां से कश्मीर के पर्वत श्रेणी से निकल करके वो आए मैदानों में, और जो वितस्ता नदी और उसके साथ साथ ये चंद्रभागा नदी, जो चिनाब और झेलम का पूरा क्षेत्र था, यहाँ पर इन्होंने बहुत दबा करके जितने भी थोड़े बहुत तुर्क क्रॉस करके आते थे या अरब आते थे या उस वक्त ईरान भी जो है वो इस्लामी हो चुका था, उनको इन्होंने यहाँ पर टिकने नहीं दिया और उनको मार मार के यहाँ से उन्होंने वापस भगा दिया। तो ये जो हमारा संघर्ष है, इनके विरोध में 300-400 साल तक निरंतर चलता रहा, और हमारे क्षेत्रों को हमने अपने यहाँ से कटना नहीं दिया। 1002 में करीबन जब कुकरैन वंश के हिंदू शाही राजा जयपाल का काबुल में राज्य था, तो उनको क्योंकि बार बार इन पे आक्रमण होते थे और प्रत्याक्रमण ना होने के कारण से जो आक्रमणकारी थे उनकी शक्ति बहुत बढ़ रही थी, और उन्होंने राजा जयपाल को वहां पर परास्त किया, और उसके बाद से खैबर के रास्ते जो हैं ये विधर्मियों के लिए भारत के खुल गए। और उस वक्त पहला जो हमारे पे वार हुआ, गांधार कटा हमारे से। अब गांधार के बाद में सप्त सिंधु के बाकी क्षेत्र की जो वारी लगने वाली थी, जैसे ही यहाँ गजनवी आया, उस वक्त भी हमने ऐसा नहीं किया कि बहुत पराक्रमी हम यहाँ पर हमारे राजा थे। और सबसे बड़ी बात है, जैसे चाणक्य ने कहा था, अर्थस्य मूलम राज्य, राजस्य मूलम अर्थ, कि जो राज्य होता है उसका मूल अर्थ में है, इकोनॉमी में है, और इकोनॉमी का मूल राज्य में है, ताकत में है। तो हमारे पास तो अर्थ की कमी नहीं थी, अर्थ ही तो लूटने आते थे, सोने की चिड़िया को लूटने ही तो आते थे, अर्थ की कहाँ कमी थी। उस अर्थ को हमने मिलिट्री पावर में हमने उस वक्त कन्वर्ट नहीं किया। हम वापस जो है समरकंद तक नहीं गए, हम वापस जो है यहाँ से बगदाद तक नहीं गए, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। और वही गलती के कारण पहले गांधार कटा, जो ईरान का भाग सीस्तान जो था वो भी भारत का हिस्सा था, वो कटा। सिंध प्रांत में जो मुस्लिम शासन आ चुका था, सिंध के ऊपर मुल्तान, जहाँ पर हमारे नरसिंह अवतार हुए थे, उनका मंदिर जो है, इन्होंने वो मंदिर को जो है पद दलित किया। ये जो सारे बातें हुई, ये अगर हमने वापस में से हमले कर देते तो कभी ना होती। खैर 1002 में गजनवी आया, और उससे 1192 में पृथ्वीराज चौहान का जो तरैन का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी, 2 साल तक वापस से ये जो हमारे यहाँ के ब्रिटिश इतिहासकार और उनके बाद में जो मैं कहता हूँ मानसिक रूप से जो गोरे हैं, ये जो लेफ्टिस्ट हैं, जो भारत द्रोही हैं, इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि 200 साल तक उन आक्रमणकारियों को किन्होंने रोका। उनको रोका था कि जो आज की पाकिस्तान की सॉल्ट रेंज है, जिसको पोठोहार कहा जाता है, जिसको वेदों में और जिसको भारतीय इतिहास में पृष्ठभर करके कहा गया, उस पोठोहार क्षेत्र में जो 2 प्रजातियां थी, एक गोखर थे जो सॉल्ट रेंज के रावलपिंडी से ऊपर जो क्षेत्र था पेशावर तक थे, और दूसरे खोकर थे
जो खोखर थे, ये सारी राजपूतों की ही जो है वो वंश रहे। इन्होंने पूरा जोर लगा दिया, उनको 200 साल तक नीचे नहीं आने दिया। लेकिन वापस से वही बात हुई कि कमजोर होते 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 कितनी बार मोहम्मद गौरी ने युद्ध किया पृथ्वीराज चौहान से, और हमारे अपने भारतीय मूल्य जो हैं वो सामने आ गए कि नहीं, कि हमने परास्त कर दिया है शत्रु को, इतना जो है बहुत है, अभी नहीं, इसकी जान नहीं लेनी है। परास्त कर दिया, उसको वापस छेड़ दिया, फिर वो वापस आता था। करते करते 1191 में तराइन में जो एक निर्णायक युद्ध हुआ, उसमें भी पूरी तरह से परास्त कर दिया, लेकिन वापस जिंदा छोड़ दिया। 1192 में वो वापस आता है तराइन में, और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके जो है वो गजनी ले जाता है। उसके बाद से जो है ये पूरा हमारा जो सप्त सिंधु का क्षेत्र था, जो आज का पश्चिम पाकिस्तान है, इसका धीरे धीरे करके इस प्रकार से वहां पर जो है इनका षड्यंत्र चला। पांच पांच प्रकार से यहां तक हुआ कि बाबर के बारे में तो हमारे धन्य धन्य गुरु श्री गुरु नानक जी ने इसमें गुरु ग्रंथ साहब में लिख दिया कि खुरासान खसमना किया, हिंदुस्तान डराया, इतनी मार पई कुरलाने तैंकी दर्द न आया। इतना बाबर का अत्याचार था ये, बाबर से और इतना ज्यादा जो है वो उन्होंने वहां पर कि 5 प्रकार से उन्होंने वहां पर धर्मांतरण किया। पहला जो था वो ये था कि आते थे तलवार की जोर के ऊपर गले पे तलवार रख दिया, बोलो कि कलमा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। अब हर व्यक्ति तो जो है गला नहीं कटवाएगा, तो बहुत तैयार हो गए, बन गए मुसलमान। फिर उन्होंने जजिया लगा दिया। अब हर व्यक्ति जो है वो उतना पैसे वाला नहीं है, तो जब उसके पास पैसे नहीं देने को होते थे तो उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उन्होंने वहां पर हरम बनाए। आप वहां से जो इनके लश्कर आते थे, ये थोड़े अपने घर से कोई परिवार की महिलाओं को लाते थे, हमारे यहाँ पर आकर के ही इन्होंने माताओं बहनों को उठा उठा करके लगाए। एक एक सैनिक भी, ना केवल इनके राजा, इनके सैनिकों ने 100 महिलाओं का हरम बनाया था। उस प्रकार से इन्होंने हरम बना बना करके जो धर्म परिवर्तन जो किया, जो इन्होंने मजहब अपना फैलाया। उसके बाद में आगे की बात आती है, क्योंकि इनके हाथ में राजकीय सत्ता, राजकीय शक्ति जो थे वो पूरी की पूरी इस्लाम धर्मावलंबियों के पास आ गई थी। तो इन्होंने यहाँ पर जो इनके कोर्ट्स थे, जो इनके शासन व्यवस्था थी, उसमें काम करना है अगर आपको, तो आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। और इस तरह से उन्होंने, और 5वीं सबसे ज्यादा जिसने भारत में जो है वो धर्मांतरण करवाया था वो था सूफी। ये पहले तलवार और बाकी सब प्रलोभन इस्तेमाल कर लेते थे, कामयाब नहीं होते थे, तो फिर इन्होंने सेंट्रल एशिया से, ईरान से सूफियों को आयात करना शुरू किया, और उनको बोला कि तुम इनको जाकर के बोलो कि जो तुम्हारी जो एक ईश्वर के बारे में जो परिकल्पना है, कि तुम कहते हो कि एकम सद विप्रा बहुधा वेदंती, तो हम भी ईश्वर को एक ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है, हम वैसे ही मानते हैं। तो उनको फिर इस प्रकार से पथ भ्रमित करते करते धीरे धीरे उन्होंने इस्लाम में लेकर आए, और बाद में फिर उन्होंने पूरा, जब वो एक बार आ जाते थे तो फिर उनको जो पूरा चेहरा जो है वो इस्लाम का दिखता था। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा इन्होंने धर्म परिवर्तन किया। और जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि धर्म परिवर्तन का मतलब राष्ट्र परिवर्तन, वो धीरे धीरे करके जहां जहां ये आते गए वहां वहां फैलते गए। धीरे धीरे जनसंख्या में इनका, जो हमारे यहाँ से, जिसको मैं कहता हूँ सप्त सिंधु का प्रदेश है, जिसको बाद में हम लोग पंजाब भी कहते रहे, पंचनद प्रदेश कहते रहे, यहाँ पर जो है ये कुचक्र चला। सबसे बाद में अगर भारत में कहीं पर इस्लाम आया तो वो आया कश्मीर में 1339 में। कश्मीर में उससे पहले तक तो वहाँ पर तो कश्मीर तो क्या है, वो भी एक, जो हमारे शास्त्रों के तो कई ग्रंथ हमारे जो हैं वहाँ पर लिखे गए, ऋचाएं लिखी गई वेदों की वहाँ पे। और जब वहाँ पर कोटा रानी का शासन था, उसके दरबार में जो है शाह मीर, ये बहुत षड्यंत्र करके आता है, और धीरे धीरे करके अंदर अपना जो है वो एक षड्यंत्र फैलाता है, और
उसके बाद में वहाँ पर उसका वहाँ का 1339 में शासन संभाल लेता है। लेकिन प्रजा जो थी वो इस्लाम कबूल करने को तैयार नहीं थी। तो फिर ये क्या है, सूफी वहाँ से बुलाते हैं, शाह हमदानी और बाकी सब, और एक साइड में तलवार है, एक हाथ में कुरान है। लोगों को जो है वो मार काट करके इन्होंने वहाँ पर भी जो है धर्म परिवर्तन लोगों का किया। अब ये सब जो सब जगह पे चल रहा था, ये एक प्रकार की पृष्ठभूमि बन रही थी कि धीरे धीरे करके ऐसा एक वो समय आ गया कि बाद में जो मुगल आए तो जो रही सही कसर थी तो मुगलों ने पूरी कर दी। मुगल 1526 में जब पानीपत का युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के पास में, हालांकि इब्राहिम लोदी पठान मुसलमान था, बाबर जो था ये मिश्रित रेस थी। ये मुगल जो थे ये तुर्क और मंगोलों की एक मिश्रित रेस थी। तो ये आकर के वहाँ पर भारत में इनका शासन जो शुरू हो जाता है तो और ज़्यादा जो है वो इस प्रकार से बनना शुरू होता है कि जिस तरह से जो जो स्थान के ऊपर लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ वो एक इस प्रकार की भूमिका बन रही थी कि एक ना एक दिन हमारी मातृभूमि को ये खंडित करेंगे। बाद में हुआ वो। और अगर उस समय प्रतिरोध ना हुए होते कि बाद में जो एक प्रकार का शिथिल प्राय समाज हो गया था तो स्थान स्थान के ऊपर उसके प्रतिरोध हुए। पंजाब में जो है वो खालसा स्थापना हुई। और एक उदाहरण उस समय महाराजा रणजीत सिंह ने जब शासन संभाला तो उन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया जो उससे पहले के हमारे पूर्वज नहीं कर पाए, जिसको मैं प्रत्याक्रमण कहता हूँ। 1804 में उनका जब यहाँ पर लाहौर दरबार में उन्होंने सिंहासन आरूढ़ हुए तो उनका जनरल था हरि सिंह नलवा। तो उन्होंने ये बात मन में ठान के रखी थी कि इनसे यदि अपनी सुरक्षा करनी है तो वापस हमको इनके ऊपर जाकर के आक्रमण करने पड़ेंगे। तो जमरूद का किला जो है वो उन्होंने वहां पर अटक के पास में बनवाया। मैं कई बार ये बात आश्चर्य करता हूं कि क्या काश उनसे पहले के जो हमारे उस समय पराक्रमी हिंदू राजे थे वो खैबर के आसपास में इंडस नदी के ऊपर क्या 4 इस प्रकार के कोई दुर्ग या किलों का निर्माण नहीं कर सकते थे, ताकि जो वहां से आक्रमणकारी आए उसको वहीं पर रोक दिया जाए। कितने सैनिक चाहिए होंगे उस समय देखा जाए तो 50-60 हजार 70 हजार 1 लाख सैनिक चाहिए होगा। आपके पास धन की कमी नहीं थी, आपने वो काम नहीं किया जो बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने किया। और कम से कम उसके बाद से किसी अफगान का वहां से भारत के ऊपर हमला हुआ नहीं। जो 1750 में उत्पात मचाया था अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ आकर के, उसके बाद में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जब हरि सिंह नलवा अंदर घुस गया था तो कोई उस वक़्त जो आक्रमणकारी ये हिम्मत नहीं कर पाया कि भारत के उस वक़्त के जो पश्चिम उत्तर प्रांत हैं वहाँ जाकर, नहीं तो उससे उस वक्त उससे पहले तो ये हुआ गजनवी में जो है एक मीनार थी उस पर लिखा होता दुख्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार, कि यहाँ से माँ बहनों को उठा करके वहाँ जा करके नीलाम किया जाता था। तो ये सारी बात का मूल जो है वो ये है कि हमको अखंड जब होना है और मुझे विश्वास है कि हम जरूर होंगे तो हमको प्रत्याक्रमण करने की मानसिकता बनानी पड़ेगी, वापिस जाना पड़ेगा। आजकल की भाषा में जिसको हम कहते हैं कि घुस करके सिर्फ मारना ही नहीं है, घुसना है और वहां बैठना है जाकर के, तभी हमको जो है हमारे ये क्षेत्र वापिस मिलेंगे। और उसके लिए हमें जो है कई चीजें हैं, मैं बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि अर्थस्य मूलम राज्यम राज्यस्य मूलम अर्थम, तो हमें आज हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है हर भारतीय को उसमें ताकत पूरी जोड़ करके उसमें लगना है, क्योंकि जो हमें लोग आज ब्लैकमेल कर रहे हैं इस फ्रंट के ऊपर उनको हम जवाब दे सकें। संयुक्त राष्ट्र के 192 जो है वो सदस्य हैं। हर 192 छोटा देश हो, 5 लाख का देश हो कि 50 लाख का हो कि 5 करोड़ का देश हो, हर देश में हमने संदेश देना है हमारा कि देखो हमारी जो अवधारणा है, भारत ने कभी भी
किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हमारी अवधारणा ही वसुधैव कुटुंबकम की है। उनके पास हमारा संदेश जाना चाहिए, हमारे आर्थिक संबंध उनके साथ में होने चाहिए। जब पूरे विश्व में हमारे आर्थिक संबंध होंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आज हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं, उनको हम पूरी तरह से जवाब दे देंगे। उसमें यूएसए हो जाए कि यूरोपियन यूनियन हो जाए कि चाइना हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें अपना अर्थतंत्र जो है वो एकदम स्ट्रांग करना। दूसरा, इतिहास में एक चीज है कि यदि आप पुराने इतिहास में जाएंगे तो जो केमिकल्स गन पाउडर के लिए इस्तेमाल होते थे, भारत में ही वो केमिकल जो है, चीनी यात्री जब यहाँ आते थे तो वो देखते थे कि हमारा रसायन शास्त्र जो है वो इतना प्रोग्रेसिव था, इतना आगे बढ़ा हुआ था। हमें पता था कि ये जो एक रसायन है इसमें विस्फोटक क्षमता है। वो यहाँ से लेकर गए, उन्होंने वहाँ जाकर के इसका जो है वो इससे जो अस्त्र शस्त्र अपने जो बनाए गन पाउडर से। जब मंगोल उनके ऊपर आक्रमण करते थे तो मंगोलों ने उनसे सीखा, चीनियों से, कि ये गन पाउडर होता क्या है। मंगोल जो है उन्होंने अपने युद्धों में, जो उनके युद्ध होते थे, जब मंगोल ने पूरा वहां से पश्चिम की तरफ आए तो उन्होंने तुर्की क्षेत्र जो जीते, उन्होंने सेंट्रल एशिया पूरा जीता, यहाँ तक के बगदाद में आकर के अब्बासिद खिलाफत जो इस्लाम की एक कम से कम जो चली 300-400 साल चली, वो खिलाफत समाप्त कर दी इन्होंने, मंगोलों ने, क्योंकि उनके पास में गन पाउडर था। वही गन पाउडर भारत में 1526 में तोपों के रूप में इस्तेमाल हुआ जो बाबर ने किया था। यहाँ करके पहली दफा भारत में तोप देखी थी। तो मैं इस बात को हमेशा कई बार चिंतन करता हूं कि रसायन शास्त्र दुनिया को सिखाने वाले हम, तक्षशिला विश्वविद्यालय में, नालंदा में, विक्रमशिला में पूरी एक जो है एक डिपार्टमेंट होता था रसायन शास्त्र का, और हमसे सीख के गए लोग, और बाद में हम जो हैं वो विक्टिम हो गए, और उन्होंने हमारे ऊपर ये तोपों को जो है उसी के कारण उन्होंने विजयी हासिल की। यहाँ पे हम नहीं कर सके, बाद में देखा देखी हमने बनाई बहुत समय बाद। दूसरा एक और बात, 1761 में पानीपत में युद्ध होता है। एक साइड में अहमद शाह अब्दाली की पूरी सेना है, एक साइड में हमारे वीर पराक्रमी मराठा सैनिक हैं। तोपें भरपूर थी, लेकिन कौन सी थी, इतनी हैवी थी कि उनको आगे पीछे करने के लिए हाथी जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते थे। और जो लेफ्ट फ्लैंक था, सदाशिवराव भाऊ जो सेनापति थे उनका, उसको जो है वो उसके ऊपर था इब्राहिम खान गारदी, बहुत बड़ा तोपची था और पूरा देश प्रेमी था। उसने बम्बार्डमेंट कर दी तोपों की। पहले दिन तो अहमद शाह अब्दाली की सेना के पैर उखड़ गए, लेकिन वापस से आप देखो उनके पास में ऊंटों पे लगी छोटी तोप थी, जमदूरक जिसको कहा जाता है, जमदूरक तोप जो थी वो, उससे उन्होंने बाद में इतना उत्पात मचाया कि 2-3 दिन के अंदर अंदर। तो क्या शिक्षा क्या लेने की बात है हमारे हमको, कि हमने जब भी बड़ा युद्ध में परास्त हुए तो हथियारों के कारण से, शस्त्र अस्त्र के कारण से हम परास्त हुए। वो बाबर की तोप हो कि अहमद शाह अब्दाली की जंबूरक हो, या अंग्रेज की जो थी वो लाइट तोप हो, जो पेशवाओं के सामने भी 21 हुई, महाराजा रणजीत सिंह के सामने भी 21 हुई, और पूर्व में भी वो जो है प्लासी के युद्ध में भी 21 तोप हुई। वो तोपें हैं जो है एकदम लाइट वेट थी, वो समुद्र में उनको लाद करके यहाँ ला सकते हैं। और हम जो दुनिया को ज्ञान विज्ञान देने वाले हैं, क्यों हम उसका विकास नहीं कर सके। तो आज इतिहास में से ये सूत्र लेकर के हमको इस बात का भी संकल्प करना है, ये कलयुग है, इसमें शांति की स्थापना का रास्ता युद्ध भूमि से ही जाता है। हमको जो है अपना अर्थतंत्र मजबूत करते करते हमारा जो शस्त्र जो है, अस्त्र हैं, वो दुनिया में सबसे बेहतरीन होने चाहिए। हाल ही का जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें हमने ये बात देखी है सारी, कि किस प्रकार से
जो है हमारे पास में यदि बेहतरीन जो है वो शस्त्र और बाकी के जो डिलीवरी मैकेनिज्म्स हैं और बाकी ये सब चीज़ें होंगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत, वो यूएसए हो कि यूरोपियन यूनियन हो कि चाइना हो, पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं करता, ये तो इनका इन्हीं सब ताकतों का पिट्ठू है। तो इनका किसी की मजाल नहीं है कि हमारी तरफ देख सके। तो हमें आज अखंड भारत दिवस के ऊपर ये एक संकल्प लेना है। ये सारी जो बातें होती हैं, ये क्या होता है, मन में विश्वास जागृत करने के लिए, संकल्प लेने के लिए, और कोई चीज़ किसी कभी ना कभी हमने जो हमारे से छीन ली गई है, उसके प्रति हम अपना अपनत्व का जो भावना बताते हुए कि वापस कैसे आएगी। तो ये जो मेक इन इंडिया है, उस खास करके मेक इन इंडिया में उसके दो जो है एक प्रकार के मेक इन इंडिया के रास्ते हैं। एक तो इकोनॉमिक है और दूसरा जो है मिलिट्री है। मिलिटरीली हमको इतना स्ट्रांग होना है कि कोई हमारी तरफ देख भी ना सके। और मुझे पूर्ण विश्वास है इसी रास्ते पे चलते हुए एक ना एक दिन भारत जो है वो अखंड होगा। और इसके साथ साथ ही हम संकल्प लेते हैं कि भारत माता जब तक अखंड नहीं होगी, हमारी हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसमें प्रयास अपना करते रहेंगी। भारत माता की जय।